संख्या हमारी ज़्यादा है मगर दिमाग हमारे लोगों का खराब है। लोग हमारे हैं मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है। तो संख्या हमारी ज़्यादा है। बाबा साहब ने कहा कि भाई तुम्हारी संख्या ज़्यादा है और तुमको वोट का अधिकार दे दिया, अपने वोट का प्रयोग करो और शासक बन जाओ। लेकिन 75 साल की आजादी में हम लोग शासक नहीं बन पाए और हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन पहले मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया, ओबीसी को बाद में मिल गया, लेकिन अभी तक शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ, ओबीसी के रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ। जो हक अधिकार संविधान में लिखा हुआ है वही नहीं मिल रहा है। नया हक अधिकार मिलने की बात ही नहीं है, जो मिला हुआ है वही नहीं मिल रहा है। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है कि आज शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के साथ अन्याय हो रहा है। ओबीसी की गिनती तक नहीं हो रही, कुत्ते की हो रही है, बिल्ली की हो रही है, हिजड़े की हो रही है, चूहे की हो रही है। शेर बाघ चीते अगर जंगल में कम हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी चिंतित हो जाते हैं और विदेश से लाकर शेर बाघ चीते छोड़ देते हैं। लेकिन ओबीसी को संख्या के अनुपात में जब हिस्सेदारी देने का मामला है तो इसके लिए आजादी के 77 साल में ओबीसी को भी उनका हक अधिकार नहीं मिला। जब देश गुलाम था तो मुसलमान 33% से ज्यादा प्रशासन में होते थे और अब 1% भी नहीं, तो इनको भी इनका हिस्सा नहीं मिल रहा। तो आखिर ये क्यों नहीं मिल रहा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजादी के 75 साल में हम लोगों को केवल एक ही बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से समस्या थी और मुगलों की वजह से समस्या थी। दो बात समझाई गई कि अंग्रेजों की वजह से समस्या थी और मुगलों की वजह से समस्या थी। तो अंग्रेजों के गए 77 साल हो गया। अगर अंग्रेजों की वजह से समस्या होती तो अंग्रेज चले गए, समस्या का समाधान हो गया होता। अगर मुगलों की वजह से समस्या होती तो मुगल भी चले गए, समस्या का समाधान हो गया होता। आज भारत में जो मुसलमान हैं वो मुगल नहीं है, वो मुसलमान है। मुगल कौन थे? जो विदेश से आए। आज भारत में मुसलमान कौन है? हम ही से धर्म परिवर्तन किए हुए लोग मुसलमान हैं, वो कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं है। यहीं के रहने वाले लोग थे और यहीं से धर्म परिवर्तन कर लिया। तो ये आज ये धर्म परिवर्तन किए हुए मुसलमान हैं, मतलब हमारे ही भाई हैं। वो अरब ईरान से आए हुए लोग नहीं हैं, यहीं के असल बासिंदे हैं, यहीं के मूल रूप से रहने वाले, यहीं के मूल निवासी लोग हैं। तो ये मुसलमान और हिंदू के नाम पर लड़ाई लगा। अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, मगर हमारी समस्याएं नहीं गई, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ ये खोजना पड़ेगा। फिर किसकी वजह से समस्याएं? अगर आज देश में जाति पात है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, भेदभाव है, असमानता है, कुछ मुट्ठी भर लोगों का पूरे देश की संपत्ति पर कब्जा है और कब्जा करवाया जा रहा है और बाकी लोगों को इस देश में उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा, तो ये क्यों नहीं हो रहा? देश में 77 साल से ना अंग्रेज राज कर रहे हैं और ना ही मुगल राज कर रहे हैं, ना ही मुसलमान राज कर रहे हैं, ना ही हम लोग राज कर रहे हैं। SC ST OBC के लोगों को भी नहीं, उनकी भी सरकार नहीं है। तो सरकार 3.5% ब्राह्मण लोग चला रहे हैं। तो जो 3.5% के ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग भी मूल रूप से भारतीय लोग नहीं हैं। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की वजह से समस्या थी, मुगल चले गए, मगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब इसके बारे में जानकारी निकाली गई तो ये बात निकलकर सामने आई कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तो अंग्रेजों और मुगलों से पहले यूरेशिया से चलकर ब्राह्मण लोग इस देश में आए थे और ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाने के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखे और लिखा कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा,
धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा, सुनने का अधिकार नहीं होगा, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार इनको नहीं होगा। तो फिर इनका काम क्या होगा? ये ब्राह्मणों की सेवा करते रहें, यही इनका काम होगा। और अगर इनके कान में ज्ञान का शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल दो, आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल दो, आंख फोड़ दो, मुंह से बोले, जीभ से बोले तो जीभ काट लो। ये सारे कानून अंग्रेजों और मुगलों ने नहीं बनाए थे। ये सारे कानून अंग्रेजों और मुगलों से पहले ब्राह्मण लोग इस देश में आकर बनाने का काम किए हुए थे। जब अंग्रेज और मुगल नहीं आए थे तब ये कानून बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया। और जब अंग्रेज चले गए तो जिन ब्राह्मणों ने हम लोगों के लिए ये कानून बनाए थे कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको धन रखने का अधिकार नहीं है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है, इनको सुनने का अधिकार नहीं है, उन्हीं ब्राह्मणों का 15 अगस्त 1947 को राज आ गया, उनके बच्चों का राज आ गया। तो एक तरफ भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जिसमें लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा कि संविधान के हिसाब से सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। संविधान के अनुसार सभी बराबर हैं और सबको सबका हक मिलना चाहिए, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जिन लोगों के पूर्वज, जिन लोगों के बाप दादा लोग, जिनके पुरखे लोग हम लोगों के खिलाफ ऐसे ऐसे कानून बनाए थे कि कुएं पर हमारी परछाई नहीं पड़नी चाहिए, गले में मटका, पीछे झाड़ू बांधने का काम किए थे, उनके बच्चों ने जब वो संविधान देखा तो कहा हम इसको ठीक से लागू नहीं होंगे। ये लागू करने की ताकत तो उन्हीं के पास आ गई। अंग्रेज चले गए, ब्राह्मण लोग देश की सत्ता में आ गए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान अच्छा साबित नहीं हो सकता है। 75-76 साल से कौन लोग लागू कर रहे हैं? किसके हाथ में सत्ता है जो लागू कर रहे हैं? क्यों हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? संविधान तो अच्छा है, संविधान में हमारे बारे में सब कुछ सही लिखा है, इस देश के बारे में अच्छे के लिए सब कुछ लिखा है, लेकिन क्या अच्छा हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? चलाने वाले लोग अच्छे नहीं। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कैसे। मान लो बहुत अच्छी गाड़ी आपने खरीदी और ऐसे ड्राइवर को दे दिया जिसको गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ड्राइवर ऐसा रख लिया जिसको गाड़ी चलाना आता ही नहीं, तो गाड़ी अच्छी चलेगी? गाड़ी तो अच्छी है, लाखों रुपए लगाकर आपने ले लिया और ड्राइवर रख दिया है साहब जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो संविधान तो अच्छा बनाया, बढ़िया संविधान बनाया, लेकिन जो ड्राइवर बैठा दिया हम लोगों ने, बाबा साहब ने थोड़ी बैठाया, हम लोगों ने बिठा दिया। संख्या हमारी ज्यादा है, ड्राइवर इसको बिठा दिया जिनके बाप दादा पूर्वज कभी हमारे साथ बराबरी नहीं करते थे, बराबरी का व्यवहार नहीं करते थे, जो हमको अच्छे कपड़े पहनते हुए नहीं देखना चाहते, वो संविधान की बराबरी लागू करेंगे। संविधान में बाबा साहब ने बराबरी लिख दिया और लागू करने के लिए हम लोगों ने ऐसे लोगों को बिठा दिया जो हमको अच्छे कपड़े भी पहनते हुए नहीं देखना चाहते। वो बराबरी लागू कर देंगे? वो नहीं लागू करेंगे, बल्कि उल्टे संविधान को बदनाम करेंगे। हमारे गांव में अनपढ़ जाहिल आदमी के पास जाएंगे और क्या कहेंगे? अरे ये सब समस्या क्यों है, बदलना पड़ेगा। समझाते हैं ऐसा आरएसएस वाले, उल्टा समझाते हैं। खराब ड्राइवर है और वो क्या समझा रहे? गाड़ी ही खराब है। खराब ड्राइवर है और वो समझा रहे गाड़ी खराब है। गाड़ी खराब नहीं है, संविधान में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? ड्राइवर में कमी है। ड्राइवर बिठाने की जिम्मेदारी किसकी है? इस समाज की है। क्यों? संख्या हमारी ज्यादा है, हम जिसको चाहे उसको बिठा सकते हैं। ये समझ कैसे पैदा हो? ये समझ पैदा करना पड़ेगा लोगों में, ये जानकारी लोगों को देनी पड़ेगी।
हम लोगों को इसके लिए गांव-गांव में जाना है कि अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, फिर भी हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही है। क्यों खत्म नहीं हो रही है? उसका कारण ये है, इनकी वजह से समस्या खत्म नहीं हो। ड्राइवर चेंज करो। अच्छा, 75-76 साल की आजादी में एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाया? एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। एक भी आदिवासी की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। एक भी ओबीसी की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। एक भी मुसलमान की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। एक भी क्रिश्चियन की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। एक भी सिख की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। कौन चला रहा है? अरे जिनकी आबादी, चलो इसके आगे निकल जाओ, एक भी राजपूत की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। एक भी वैश्य की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाया। कौन चला रहा सेंट्रल गवर्नमेंट? 77 साल की आजादी, 3.5% ब्राह्मणों की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने का काम कर रही है। एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी की पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट आजादी के 75 साल में नहीं चलाया। लेकिन आजादी के अमृतोत्सव में सबसे ज्यादा ताली बजाने का काम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोगों ने किया, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि हमको क्या मिला 75 साल की आजादी में, क्या नहीं मिला। ये पता होगा तब तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो जो वो कहेंगे और ताली बजाते रहे। ताली बजाने वाली एक जमात होती है हम लोगों के, ट्रेनों में मिल जाते हैं, मगर सरकार चलाने वाले लोग उनकी ताली से खुश नहीं होते। उनको क्या लगता है, नहीं ये ताली तो इनका काम ही है ताली बजाना, इनसे मजा नहीं आ रहा। हम ओबीसी की जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं, सत्यानाश ओबीसी का कर रहे हैं, ओबीसी ताली बजाए तो अच्छा लगेगा। एससी का सत्यानाश कर रहे हैं, एससी ताली बजाए तो अच्छा है। माइनॉरिटी का हक अधिकार खत्म कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, ये ताली बजाए तो अच्छा है। जिनका सत्यानाश कर रहे हैं वो लोग ताली बजाएं तो फिर उनको मजा आता है। तो हमारे अनपढ़ जाहिल लोगों को वो बुलाकर ताली बजवाते रहते हैं और उनका समर्थन लेते रहते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं और 1848 में ज्योतिराव फूले इस बात को समझते थे, हम नहीं समझ रहे। ज्योतिराव फूले 1848 में इस बात को समझते थे। जब ज्योतिराव फूले के पास रनाडे नाम के ब्राह्मण गए और कहने लगे कि अंग्रेजों को भगाना है, आप आजादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ, तो फूले जी ने उनको मना कर दिया। और क्या कहा, भाई तुम ब्राह्मण लोग जो हो, तुमको अगर बकरी हाँकने का काम दिया जाए, बकरी चराने का काम दिया जाए, तुम पहले ऊंट पर बैठ जाओ, फिर बकरी हाँकने का काम करोगे। तुम जमीन पर चलते चलते बकरी भी चलाने का काम नहीं करते हो, तुम ऊंट पर बैठकर बकरियां हाँकने वाले लोग हो। कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा, तो तुम हम जैसे किसान कुंडी के साथ में क्या करोगे मैं जानता हूं, मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। इस बात को साहू महाराज जानते थे और इसलिए साहू महाराज क्या कहते थे, इसलिए साहू महाराज भी कहते थे, जब तिलक गए साहू महाराज के पास में, तो तिलक को साहू महाराज ने कहा कि देखो तुम लोग ब्राह्मण हो और ब्राह्मण लोग हो तुम, मैं राजा हूं, लेकिन तुम ब्राह्मण लोग हमारे जैसे राजा का भी अपमान करते हो। कल अंग्रेज चले जाए, फिर तुम्हारा राजा है। जब तुम हमारे जैसे राजा, मैं राजा हूं, मेरा सम्मान नहीं करते हो, तुम्हारी प्रजा का कितना सम्मान करते? मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, लाला लाजपत राय उनके पास चले गए और लाला लाजपत राय ने क्या कहा, आजादी की लड़ाई में शामिल है। बाबा साहब ने कहा देखो मैं महाराज की स्कॉलरशिप पर पढ़ने आया, मैं दूसरा काम नहीं करूं। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल खड़ा किया कि पूछो ये कांग्रेस और गांधी से, ये जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश की आजादी की लड़ाई है या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई है? देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, अंग्रेज जो लंदन से शासन करते थे वो खत्म हो, लेकिन देश के जो असली लोग हैं, असली मूल निवासी लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, वो आज तक आजाद
नहीं हुए, उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ। ज्योतिबा फूले को समझ में आता था, साहू महाराज को समझ में आता था, बाबा साहब को समझ में आता था, पेरियार रामास्वामी नायकर को भी समझ में आता था। और उन्होंने लिखा कि गांधी और कांग्रेस के आंदोलन से देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ब्राह्मणोक्रेसी आएगी, मतलब ब्राह्मणों का राज आएगा और किसी को लोकतंत्र नहीं आएगा, ब्राह्मण तंत्र आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नेहरू को वार्निंग देते हुए कहा, क्या कहा? ये जो नेहरू जी लोकतंत्र और ब्राह्मणवाद दोनों एक साथ चलाने का काम कर रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चलेगा। बाबा साहब ने कहा कि नेहरू जी लोकतंत्र और ब्राह्मणवाद एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण ऊंच नीच की बात मानता है, लोकतंत्र जनता को अधिकार देता है, बराबरी की बात मानता है। ये नेहरू जी दोनों एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों चलेगा नहीं। तो हमारे पूर्वज समझ गए, हमारे पूर्वज समझ गए थे कि ये लोग आजाद तो हो जाएगा देश, मगर ये लोग जो बात अब हम समझा रहे हैं लोगों को, ये बात हमारे पूर्वज तभी समझ गए थे और इसलिए अलग लड़ाई रखा ना अपनी। ज्योतिबा फूले नहीं गए अंग्रेजों को भगाने के लिए, छत्रपति साहू महाराज नहीं गए, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं गए, और नहीं गए तो इसलिए तो मौका मिला संविधान सभा में जाने का। अपना आंदोलन अलग से वो लोग चलाते रहे कि हमारे लोगों का क्या होगा। और जब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद हैं, तो बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। और बंगाल के लोगों ने संविधान सभा में भेजने का काम किया। तो बंगाल कितना क्रांतिकारी था, कितना क्रांतिकारी था। जब कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद हैं, तब बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि जिस एरिया से बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल से भेजा गया, उस एरिया को पाकिस्तान में कांग्रेस के लोगों ने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो सोच रहे थे जब बाबा साहब अम्बेडकर का इलाका जहां से वो जीत कर आए हैं संविधान सभा में, वो पाकिस्तान चला जाएगा, बाबा साहब भी पाकिस्तान चले गए, वहां के संविधान सभा के सदस्य हो जाएंगे, तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। ब्राह्मणों की समस्या, ब्राह्मणों के लिए समस्या थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ब्राह्मण जैसा करना चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर टांग अड़ा देते थे, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कहा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, और अगर हमारे बिना संविधान बनेगा तो हम मानेंगे भी नहीं। अंग्रेजों को लगा ये भारत पाकिस्तान का विवाद तो अभी शांत नहीं हो रहा है, ये डॉक्टर अंबेडकर दूसरी लड़ाई छेड़ देंगे और भी बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के लोगों को कहा डॉक्टर अंबेडकर के बगैर संविधान नहीं बनता। तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लिया गया। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लिया गया, उसकी वजह से आज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, इसकी वजह से नहीं। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये जो अधिकार है, ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लिया गया, इसकी वजह से। और संविधान सभा में बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को भेजने का काम किया। तो ये अधिकार उन बंगाल के लोगों की वजह से भी है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने का काम किया। तो वो जो क्रांति है, वो क्रांति दोबारा पैदा करना पड़ेगा बंगाल में। वो जो क्रांति है, जो हरिचांद ठाकुर, गुरुचांद ठाकुर की जो क्रांति है, नमो शूद्राय आंदोलन जो था बंगाल का, उस आंदोलन को पुनर्जीवित करना पड़ेगा बंगाल के अंदर में। तब यहाँ वो नई क्रांति फिर से पैदा करना पड़ेगा। इसलिए बंगाल पे ब्राह्मण लोग लगे, कैप्चर कर लिया इसको, आज तक कैप्चर किया। पार्टियां बदल गई है तो वही, रूलिंग में तो वही है ना, केवल पार्टी बदल गई। रूलिंग में तो वही है, ब्राह्मण ही है, दूसरा तो नहीं है।
अभी ममता बनर्जी ने कह दिया हम जाति जनगणना के सपोर्ट में नहीं है, होगा इंडिया का, कहा कि नहीं कहा? तो जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना ये है भाई हर जाति की गिनती होनी चाहिए। क्या गिनती होनी चाहिए? किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना नौकरी है, किसके पास कितना व्यापार है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास झोपड़ी है। ये सारा डाटा आएगा गिनती से। डाटा आएगा तो पोल नहीं खुलेगी कि 75 साल से बंगाल पर ब्राह्मण लोग राज कर रहे हैं, कितने कच्चे मकान है बंगाल में। अच्छा कच्चे मकान है तो ब्राह्मणों के कितने हैं, बैकवर्डों के कितने हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के कितने हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के कितने हैं। तो पोल खुलेगी कि नहीं खुलेगी? दीदी क्या कह रही? नहीं नहीं हम समर्थन में नहीं है जाति जनगणना की। चलो ये पता चल जैसे बिहार में जनगणना हुई, बिहार में जाति के आधार पर जनगणना हुई तो सरकार को पता चला अच्छा इतने लोगों के पास मकान ही नहीं है, तो सरकार ने तुरंत योजना बनाई कि इनको मकान बनाने के लिए इतना इतना पैसा दिया जाएगा। इतने लोगों के पास रोजगार नहीं है तो इनको रोजगार करने के लिए इतना इतना पैसा दिया जाएगा। तो विकास कैसे होगा भाई? जब पता चलेगा किसके पास रोजगार नहीं है, किसके पास मकान नहीं है, किसके पास जमीन नहीं है, तभी तो विकास होगा, तभी तो उसको दिया जा सकता है। और फिर किस जाति की संख्या कितना? एक ही जाति के लोग तो हर जगह कब्जा नहीं किए, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या बाकी सब काम करने के लिए आए पैदा हुए हैं और कुछ लोग केवल कब्जा करने के लिए पैदा हुए? सबका बराबर अधिकार है ना। प्रकृति ने 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 नाक सबको दिया, एक बराबर सबको पैदा किया। बारिश होती है तो सबके यहाँ एक साथ होती है, धूप निकलती है तो एक साथ सबको मिलती है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार है, मगर कुछ लोग ही कब्जा किए हुए हैं। तो जाति जनगणना से ये भी निकल कर सामने आएगा। और जब ये सारा निकल कर सामने आएगा, कुछ जाति के पास तो बहुत ज्यादा है और कुछ जाति के पास बिल्कुल नहीं है, तो सरकार की क्या जिम्मेदारी कि लागू करे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो। हम कोई गलत बात थोड़ी कह रहे हैं, सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी गिनती है, उसको उतना हक मिलना चाहिए। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। जिसकी जितनी संख्या उसका उतना हिस्सा, चाहे नौकरी हो, चाहे कल कारखाना हो, चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे जमीन हो, चाहे व्यापार हो, हर जगह जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा ये मिलना चाहिए। मगर ये कौन देगा? ये वो लोग देने वाले नहीं है, वो लोग करने वाले नहीं है। अब हमारे लोगों को क्या बताया? ये सब मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है हमारे लोग लिए? क्या मुद्दा है? हमारे गांव में आरएसएस बीजेपी वाले जाते हैं, और जब आरएसएस बीजेपी वाले जाते हैं तो आरएसएस बीजेपी वाले क्या कहते हैं? एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा। आरएसएस बीजेपी वाले क्या? एक एक मुसलमान 14-14, मतलब कम नहीं, दर्जन से 2 ऊपर, एक एक मुसलमान 14-14 पैदा कर रहे हैं। तो हमारा जो आदमी है गांव का, हाँ सुनिए, एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। गांव में आरएसएस का आदमी जाता है तो ये बताता है अब 14-14 पैदा कर रहे हैं, ये बताता है। अब गांव के आदमी के पास कोई दिमाग होगा तब वो वेरीफाई करेगा कि वास्तव में पैदा कर रहे हैं या झूठ बोला जा रहा है। उसने मान लिया कि पैदा कर रहे हैं, उसने बताया, उसने मान लिया कि पैदा कर रहे हैं, फिर वो पूछता है अच्छा इससे क्या होगा? तो वो बताते हैं 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, ज्यादा से ज्यादा 500 साल। इतने बच्चे पैदा कर देंगे ये लोग कि संख्या इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, गिनती बहुत बढ़ जाएगी। और जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, देश पर कब्जा करेंगे। तो हमारे SC ST OBC के जो अनपढ़ जाहिल आदमी गांव में है, उसको क्या समझो? ये 14-14 पैदा कर रहे हैं, अगर ऐसे ही पैदा करते रहे 400-500 साल तक तो देश पर कब्जा कर लेंगे, संख्या बढ़ जाएगी, देश पर कब्जा कर लेंगे।
और हमारा आदमी मान ले। फिर पूछता इसका विकल्प क्या है? कब्जा रोकने के लिए क्या करना होगा? बीजेपी को वोट देना। अगर कब्जा रोकना चाहते हो तो क्या करना? बीजेपी को वोट देना। अब हमारी गिनती नहीं हो रही, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, हमको रोजगार नहीं मिल रहा, ये सारी समस्या खत्म। हमारे पास घर नहीं है, मकान नहीं है, सब समस्या खत्म। क्या समस्या पैदा हो गई? पहले मुसलमान को रोकना है, ये समस्या पैदा हो गई। दिमाग बना दिया कि पहले मुसलमान को रोकना है। अब मुसलमान को रोकने में सारी ताकत लगा। अब मुसलमान को रोक दिया तो लाया किसको? ब्राह्मण को। अच्छा, मुसलमान ने इस देश में किसी को अछूत बनाया? इस देश को जाति पाति बनाया? आपको कभी रोका? अगर मुसलमान नहीं चाहते तो बंगाल से बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीतकर नहीं जाते। मुसलमानों की सरकार थी यहाँ। ज्योतिबा फूले जब घर से निकाले गए तो उस्मान शेख ने उनको अपने घर में जगह दी। उनके मोहल्ले में, मैं तो उनके घर होके आया हूँ, जो पुराना घर है उनका, बहुत सारे सब उनकी जाति के लोग थे। वो केवल देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। उस्मान शेख ने कहा कहाँ जाओगे? कहा कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो कहा कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे? तो कहा हमारे घर में। तो मुसलमानों ने तो कभी हमारा विरोध नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के विरोध में माहौल बना करके, हमारे लोगों को मूर्ख बना करके हमारे लोगों का वोट लूटा जा रहा है। और हमारा भी सत्यानाश और मुसलमानों का भी सत्यानाश, दोनों का सत्यानाश किया जा रहा है। अच्छा, हम लोग कितने बुद्धिमान हैं? हमको समझाया कि मुसलमान की संख्या बढ़ जाएगी तो कब्जा कर लेंगे, हम मान गए। और हम इतना नहीं समझ पाए कि आज भी हमारी संख्या ज्यादा है। SC ST OBC माइनॉरिटी मिलाकर 85% है। तो हम आज ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? हम 500 साल तक मुसलमानों को रोकने के लिए ब्राह्मणों को बिठा कर रख रहे हैं, तो हम ही कब्जा कर ले, सरकार हम ही बना ले अपनी। ये हमारे दिमाग पे आता ही, क्योंकि ये समझाने वाला तीसरा आदमी चाहिए। तो चलो गांव की ओर क्यों है? इसीलिए वो तीसरा आदमी जाए जो समझाए। देखो आज कितनी लड़ाई है, OBC में लड़ाई है, OBC SC में लड़ाई है, OBC SC की आदिवासी से लड़ाई है, OBC SC ST का फिर मुसलमानों से लड़ाई है। ये लड़ाई अपने आप नहीं लगी है, ये लड़ाई लगाई जा रही है, क्योंकि 3.5% ब्राह्मण अपने वोट से चुनाव जीतकर सरकार में नहीं जा सकते। हमारा वोट चाहिए। तो एक कहता है नहीं नहीं मुसलमानों पे हम समर्थन, तो मुसलमान सारे। दूसरा कहता हम मुसलमानों के विरोध में हैं, तो जो मुसलमान विरोधी है वो उधर। एक मुसलमान विरोधी वाले एक साइड और मुसलमान सपोर्टर वाले एक साइड। अब सबकी गिनती का मामला खत्म, सबके हक अधिकार का मामला खत्म। इधर भी ब्राह्मण, इधर भी ब्राह्मण, दोनों साइड ब्राह्मण। और हम लोगों के राजपाट का मुद्दा खत्म हो गया। जो बाबा साहब ने कहा शासन करती जमात बनो, वो खत्म हो गया। एक हिंदू के नाम पर एक को भेजते हैं और दूसरे को सेकुलर के नाम पर भेज रहे हैं। और हमारी संख्या इतनी है, फिर भी हमारी सत्ता में आने का मुद्दा ही खत्म हो गया। तो ये बहुत बड़ी साजिश देश में चल रही है। इस साजिश को घर घर जाकर के सबको समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश गुलाम हो जाएगा। आप देखो एक एक चीज बेची जा रही है। तो मोदी जी जब से सत्ता में बैठे तब से तेज हो गया, वो तो पहले से रहा, अभी तेज हो गया। एक एक चीज इन्होंने तो कसम ही खा लिया है, जब तक एक एक चीज अडानी जी को नहीं दे देंगे तब तक चैन से नहीं बैठे। चल रहा है, एक एक चीज बेचा जा रहा है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। जहां 60,000 की नौकरी पर आदमी रखा जाता था, वहां 15,000 की नौकरी पर रखा जा रहा। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब है। अब संख्या हमारी ज्यादा है, ये काशीराम जी समझाए, कुछ लोग समझे, कुछ लोग समझे तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, बिहार में सरकार बन गई, कई और राज्यों में सरकार बन गई। तो जब यहाँ हम लोगों का दबदबा हो गया, सरकार बन गई, तो दिल्ली में जिसको सरकार बनाना होता था उसको हमारी पार्टियों का समर्थन चाहिए होता था। ओबीसी की पार्टियों का, एससी की पार्टियों का, एसटी की पार्टियों का समर्थन चाहिए होता था। तो ब्राह्मणों ने सोचा बहुत दिक्कत का मामला है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई।
काशीराम जी ने गिरवा दिया, एक वोट से गिरवा दिया। हम लोग के दिमाग में आया बड़ा खतरनाक मामला है। दिल्ली में सरकार चलाना है तो इनका समर्थन लेना पड़ेगा। इनका समर्थन का मतलब है कि अगर इनकी मर्जी का काम नहीं करेंगे तो समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। इनके समर्थन के बगैर सरकार नहीं चलेगी और धीरे धीरे ये बढ़ेंगे तो दिल्ली में भी अपनी सरकार ये लोग बना लेंगे। तो उन्होंने फिर क्या किया, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन लाए। अब ईवीएम आ गई, अब वोट डालो उसमें, वोट किसको जा रहा है उसी को जा रहा है, जरूरी है जिसको दे रहे हैं। मान लो ईवीएम में बटन दबाया, बत्ती जली और वो दूसरी जगह दिखा, इतना दिख गया ठीक है, लेकिन जहां बटन दबाया क्या उसकी गिनती होती है? नहीं होती। अब ये भी लोगों को नहीं पता किसकी गिनती होती है। जहां बटन दबाते हो बत्ती जलती है, उस मशीन की गिनती नहीं होती। फिर जहां दिखता है उसकी भी गिनती नहीं होती। फिर गिनती किसकी होती? तीसरी जो लगी है कंट्रोल यूनिट, गिनती उसकी होती है। न जहां बत्ती दबाते हो उसकी गिनती होती है, न जहां आपको दिखता है उसकी गिनती होती है, गिनती तीसरे की होती है। अब आप ये बताओ कि मशीन का युग है, लोग चांद पर भेज देते हैं तो यहीं से कंट्रोल करते हैं, करते हैं। टीवी पर देखा कि नहीं, इतना बड़ा विज्ञान का युग है, मशीन में कुछ नहीं हो सकता। मशीन में भी तो झोल हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है मशीन में। तो जहां हमको दिख रहा उसकी गिनती नहीं हो रही है, जहां हम बटन दबा रहे हैं उसकी गिनती नहीं हो रही, गिनती तीसरे जगह की, और जहां का पता ही नहीं उसमें क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया। तो जब हमारे लोग थोड़ा जागृत होने लगे तो मशीन आ गया कि हमारे लोगों का वोट को लूट लिया जाए। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान खत्म करना चाहते, बदलना चाहते। इसलिए तो मोदी को बोलना पड़ा कि डॉक्टर अंबेडकर भी अगर आकर कहे तो भी मैं नहीं बदलूंगा। वो ये भी कह सकता था कि अगर भगवान श्री राम भी आकर कहें तो भी मैं नहीं बदलूंगा, मगर ऐसा नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर का नाम, बाबा साहब अंबेडकर गलत बात करने के लिए कहेंगे? बाबा साहब अंबेडकर कभी गलत बात करने के लिए कहेंगे? कहेंगे नहीं। लेकिन वो जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात डालना चाहता है। वो लोगों को जो ये बताया जा रहा है कि संविधान बदला जा रहा है, तो ये दिमाग में एक बात डालना चाहता है कि मैं संविधान बाबा साहब अंबेडकर अगर आ जाए तो भी नहीं बदलूंगा। लेकिन दूसरा सवाल पूछ लिया जाए, अगर भगवान श्री राम सपने में आ जाए फिर क्या है? उसको तो ये कहना, मंदिर तो बाबा साहब अंबेडकर का नहीं बनाया ना, मंदिर किसका बनाया है? तो इसका मतलब सबसे बड़ा आराध्य उसके लिए, उनके लिए कौन है? वो है। तो उनकी कसम खाना चाहिए ना, जो सबसे बड़े आराध्य हैं। बाबा साहब अंबेडकर का तो आराध्य नहीं मानते आरएसएस बीजेपी के लोग। ये तो वोट लेने के लिए नाम लेते हैं, नहीं तो नाम भी ना ले। आरएसएस बीजेपी वाले बाबा साहब अंबेडकर को नहीं मानते। तो वोट लेना है, संख्या हमारी ज्यादा है, बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए वो नाम लेते हैं, नहीं तो नाम भी ना ले। कोई बता रहा था कल लड़का कि बीजेपी वाले जुलूस निकाले थे बाबा साहब की जयंती पर और जूते का, इसका क्या मतलब? बाबा साहब ने कहा शासक बनो, शासक वो बने हुए हैं, और बाबा साहब के समाज का दिमाग कहां पहुंचाना चाहते? जूता पालिश तक। तुम ऊपर मत सोचो शासक बनने के लिए, तुम कहां सोचो? नीचे सोचो, अपने खानदानी पेशे का मामला सोचो। जूता तुम्हारे पुरखे पूर्वज बना रहे थे, इसलिए तुम भी जूते की बात ही सोचो। कितना बड़ा षड्यंत्र, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है।
बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के आरएसएस बीजेपी के लोग हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनको जेल में क्यों नहीं डालते? अगर मोदी जी ईमानदार हैं तो जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनको जेल में डालो ना। अगर आप संविधान के प्रति ईमानदार हो तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो, मगर उनको जेल में नहीं डाल रहे हैं। खुश करने के लिए कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आकर कहें तो मैं नहीं, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर गलत बात कह सकते हैं मगर ये गलत बात कर नहीं सकते, है ना? क्या कह रहे हैं मोदी? यही तो कह रहे हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर गलत बात कैसे कह सकते? कहेंगे नहीं। लेकिन मोदी कैसे हम लोगों को समझा रहे हैं? नहीं, वो गलत कह सकते हैं लेकिन मैं गलत कर नहीं सकता। इतने लोग हैं। तो ये जो सारा षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र हम लोगों को समझने की जरूरत है और समझ करके समाज को समझाने की जरूरत है। इसलिए चलो गांव की ओर कार्यक्रम हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। अभी टीवी उनकी है, अखबार उनका है, मीडिया उनका है, तो एक तरफा बात जा रही है, वन वे जा रहा है। और जब वन वे जा रहा है उनको ही लोग सुन रहे हैं, उस पर ही लोग डिसीजन बना रहे हैं। तो इसको टू वे करो, एक उनकी बात टीवी अखबार से जाएगी तो हमारी बात हमारे संगठन के माध्यम से जाएगी। दिल्ली से लेकर गली तक हमारा संगठन होना चाहिए, दिल्ली से लेकर गली तक हमारा संगठन होना चाहिए, हर बूथ पर हमारा संगठन होना चाहिए। अगर हर बूथ पर हमारा संगठन हो तो आरएसएस बीजेपी वाले टीवी के माध्यम से कोई खबर देंगे, इधर वामन मेश्राम साहब दिल्ली से एक वीडियो बनाएंगे, वो यूट्यूब पर हर 10-15 लाख बूथ जितने भी हैं हर जगह वो फैल जाएगा। दोनों तरफ की जानकारी हो गई, एक मोदी की जानकारी हो गई, एक हमारी जानकारी हो गई। फिर आदमी दिमाग आए ये सही है, ये सही कहेगा, नहीं सही तो वामन मेश्राम वाली है, मोदी वाली सही नहीं है। तो फैसला क्या करेगा? हमारे फेवर में करेगा, हमारे फेवर में फैसला करेगा तो हम लोग शासक बन जाएंगे। अभी उन्हीं की बात पहुंच रही है तो उन्हीं के फेवर में फैसला कर रहा है, इसलिए वो शासक बने हुए हैं। लोकतंत्र में बोली नहीं चलती, बोली चलती है। अब हमारी बोली पहुंच नहीं रही क्योंकि बोली पहुंचाने वाले टीवी अखबार पर तो मीडिया ने कब्जा किया है, अडानी ने कब्जा किया है, उद्योगपतियों ने कब्जा किया है। तो हमारी बोली तो टीवी दिखाती नहीं, तो हमारी बोली तो पहुंच नहीं पा रही, उनकी बोली पहुंच रही, हमारी पहुंच नहीं रही। लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई तो बोली की ही होती है, लोकतंत्र में बोली की नहीं है, बोली की लड़ाई है। हमारी भी बोली पहुंचाने की व्यवस्था करना होगा और वो व्यवस्था है कि बूथों का संगठन बनाओ। 10 लाख बूथों का अगर संगठन हम लोग बनाते हैं ये मामला हल किया जा सकता है। संविधान खतरे में इसलिए आ गया है कि लोकतंत्र खतरे में पहले आया, पहले संविधान खतरे में नहीं आया, पहले लोकतंत्र खतरे में आ गया है, इसलिए संविधान खतरे में आ गया। और लोकतंत्र क्यों खतरे में आ गया? ईवीएम की वजह से खतरे में आ गया। इसका मतलब क्या है? पहले ईवीएम ठीक करना है। अब अगर ईवीएम ठीक करना है तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। बड़ा आंदोलन करने के लिए बूथ तक का संगठन खड़ा करना पड़ेगा। जब बूथ तक का संगठन होगा तो आदेश आएगा ईवीएम तोड़ो तो टूट जाएगा। मान लो 10 लाख बूथों पर 5 बार ईवीएम टूट गए, चुनाव ये निरस्त हो जाए। और 10 लाख बूथों से अगर 10-10 आदमी दिल्ली बुला लो, 1 करोड़ आदमी दिल्ली को, 1 करोड़ आदमी दिल्ली, पिछली बार 1 लाख ही बुलाया गया था, तब से हलचल मची हुई। अगर 1 करोड़ को दिल्ली पहुंचा दिया फिर जो आप चाहो और वो 1 करोड़ लोग दिल्ली से वापस आकर प्रचार कर देंगे, आपकी सरकार बन जाएगी, अपना अपना बूथ जिता देंगे, आपकी सरकार बन जाएगी। तो ये सारा काम किया जा सकता है लोकतंत्र में, मगर इसके लिए हम लोगों को बूथ पर जाना होगा, गांव में जाना होगा, हर विधानसभा का बूथ लिस्ट निकाली और हर बूथ की कमेटी बनाना है। फिर उस बूथ पर कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं, कौन कौन से समाज के लोग रहते हैं, उनकी कमेटी बनाना है। एक भौगोलिक नेटवर्किंग, एक सोशल नेटवर्किंग, अगर ये दोनों काम हम लोग करते हैं तो इसकी वजह से जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि बहुजन समाज इस देश का शासक बनना चाहिए, वो सपना हम लोग पूरा करने का काम कर सकते हैं। और जब हम शासक बनेंगे तो जो अधूरा काम है बाबा साहब अम्बेडकर
का, तो हम ही ना पूरा करेंगे। बाबा साहब का काम ब्राह्मण लोग क्यों पूरा करेंगे? वो तो नहीं करेंगे। बाबा साहब का काम तो हम पूरा करेंगे, ब्राह्मण लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें शासक बनना होगा। तो बाबा साहब जैसा भारत बनाना चाहते थे वैसा भारत बनाया जा सकता है। देखो, आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए देते हो? बहुत मुश्किल में देते हो। क्या? क्यों? उसका थोड़ी सही से नहीं चलाएगा, खराब कर देगा। दूसरे को साइकिल देंगे, साइकिल खराब कर देगा, मोटरसाइकिल देंगे, मोटरसाइकिल खराब कर देगा, कार देंगे, कार खराब कर देगा। इसलिए दूसरे को नहीं देते। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, देश दूसरे को चलाने के लिए। कितने महान है हम लोग! देश ही दूसरे को चलाने के लिए दे दिया। जब हम लोग चलाते थे इस देश को तो भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। और आज क्या हाल हो? अगर फिर से विश्वगुरु बनाना है, फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। और अगर ये लेने की तैयारी हम लोग 5 साल कर दें, बूथ लेवल पर संगठन बनाने का काम अगर हम 5 साल तक कर दें, तो 5 साल बाद हम लोग इस देश में शासन करने लायक हो जाएंगे। तो ये हम लोगों को करने की जरूरत है। इसके लिए आप लोगों को गांव-गांव में जाने का और बूथ लेवल का संगठन बनाने की जरूरत है। चूंकि 5 बज गया है, बहुत समय हो गया है, तो इतना ही कहना चाहता है। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।